पाकिस्तान भारत की ये जारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे उसकी नफी करें। मार्का हक इस बात का सबूत है कि जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे गिरा नहीं सकती। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की मगर वो नाकाम हो चुका। अब ये मुमकिन नहीं रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से बातचीत। कहा, असातिज़ा कराम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम की वजह से हूँ। हमने पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक आइन के तहत बगैर किसी सियासी दबाव, माली और ज़ाती फ़ायदे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। शुरका का सवाल जवाब सेशन में तासुर। कहा, हमें पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दोशंबे पहुंच गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शुबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। आज़रबाईजान से रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोस्त मुल्क पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शुबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शुबों में ताउन को नई जहत देंगे। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा हांगकांग पहुंच गए। हांगकांग के डिप्टी सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर और हांगकांग में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी कन्वेंशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी शेड्यूल। वफाकी बजट 10 जून को ही पेश होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना इजलास में शिरकत के बाद सेक्रेटरी वजारत खजाना की बातचीत। इमदादुल्लाह बोसाद ने कहा कि बजट पेश करने की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। भारत को एक और सुबकी, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए, अमरीका ने दिल्ली पर वाज़ेह कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा अमरीकी नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात में मकासद हासिल न कर सके। अमरीका का भारत पर किसी भी किस्म की जारहियत से गुरेज करने पर जोर। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा ने भारत से मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। माइग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी एलामिये में इस्लामाबाद से कोई मुतालबा न करना बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने रिवायती फौजी अदम तवाज़ुन को मुतवाज़न करके तनाज़ात की शिद्दत को कम किया है। जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना न बनाकर गैर मामूली जिम्मेदारी का सबूत दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू। कहा, हालिया पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का किरदार कलीदी रहा। सदर ट्रंप ने जंगबंदी के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितना अल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। जिला लुरालाई में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद भी बरामद।
हलाक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। जिला कीच में एक और कार्रवाई में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कौम के ताउन से दहशतगर्दों और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के नए दौर का आगाज, हुकूमती सतह पर बड़ा ऐलान। वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की अमरीका में पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील। बिलाल बिन साकिब का कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का भी ऐलान। कहा कि ये वॉलेट रियासती तहवील में मौजूद डिजिटल असासों को महफूज रखने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान में 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मईशतों में से एक है। बिलाल बिन साकिब ने आलमी क्रिप्टो कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा, पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज कर दिया। ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रोनुमाई भी कर दी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कमसिन बेटा सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की कमसिन बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत। वालिदैन ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर बनाने पर वज़ीर आला मरीम नवाज को सराहा। मरीम नवाज ने वालिदैन और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। क्लासरूम में जाकर बच्चों को तोहफे पेश किए। एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए। नन्ही बच्ची ने 2 गिफ्ट लिए। $190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते PTI लीडरशिप ने केस मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सजाएं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के दिलों में हैं, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर सूरत होने चाहिए। बानी कह चुके हैं किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊँगा। उनके खिलाफ बने तमाम केसेस सियासी और बोगस हैं। पहले बानी पर 300 केसेस बनाए गए, 45 साल की सजाएं दी गईं। बानी की रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा कहते हैं इलेक्शन कमीशन के मुतादिद ऐसे फैसले थे जिससे अभाम पैदा हुआ। PTI की मखसूस सीटें दूसरी पार्टियों को माली गनीमत के तौर पर नहीं दी जा सकती। अलीमा खान ने कहा, हमें फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मैं और तमाम कारकुन सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है। हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल इशूज़ पे, यूनिटी की खातिर, इत्तेहाद की खातिर। इसके अलावा मैंने कोई अपने लिए कोई चीज़ ना मांगना है ना कोई इसमें। मैंने कहा वो मैंने अनाउंस कर दी है और उसकी स्ट्रेटजी उन्होंने एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगले 5-6 दिन में उनको स्ट्रेटजी दे देंगे और फिर उसके ऊपर बातचीत होगी और वो फिर इम्प्लीमेंट होगा। बानी PTI ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। वो पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सेनेटर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी तहरीक के लिए तैयार हैं, जल्द लाहे अमल देंगे, किसी को वोट के दोनों जानिब खेलने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कानून और इंसाफ कमीशन पाकिस्तान का 44वां इजलास। चीफ जस्टिस ने कमीशन की तश्कील में अहम तब्दीलियों से शुरा को आगाह किया। कहा, माजी में कमीशन के गैर सरकारी अरकान आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस होते थे, अब वकला बरादरी के गैर सरकारी नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है।
چیف جسٹس نے کمیشن کو فعال بنانے کے لیے باقاعدہ اجلاس منعقد کرنے پر زور دیا۔ قانونی اصلاحاتی تجاویز طلب کرنے، تحقیقی صلاحیتوں میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ تحقیقی ٹیم کے ساتھ ریسرچ ایسوسی ایٹس کی شمولیت کی تجویز بھی دی۔ چیف جسٹس نے مرحلہ وار اصلاحات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایک جماعت کے امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا گیا؟ ہمارے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے کون کیسے لڑا۔ جسٹس مندو خیل کے مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ تحریک انصاف کو انتخابات لڑنے سے روکا گیا۔ جسٹس جمال مندو خیل نے کہا، کسی کو زبردستی دوسری جماعت میں شمولیت کے لیے مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ جو آزاد امیدوار کسی اور پارلیمانی جماعت میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، صاحبزادہ حامد رضا کے 2013 سے سیاسی جماعت موجود ہے۔ جو جماعت الیکشن لڑے وہی پارلیمانی پارٹی بناتی ہے۔ وہ اپنی جماعت سے نہیں لڑے، پھر پارلیمانی پارٹی جماعت کیوں بنائی؟ پاکستان کی فورسز نے بھارت کو تاریخی شکست دی۔ بھارت کو اپنے طیاروں پر جو غرور تھا خاک میں مل گیا۔ بھارت سے جنگ جیتنے پر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد تشکر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا یوم تشکر کی تقریب سے خطاب۔ کہا، بلاول بھٹو نے امریکہ میں بیٹھ کر مودی کو گجرات کا قصائی کہا۔ آج دشمن پاکستان سے کانپتا ہے۔ جاگیرداروں کی بجائے تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ یہی جاگیردار ملک میں لوٹ مار کرتے ہیں۔ بجٹ آنے سے پہلے لوگ زیادہ خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹیکسز بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اگر معیشت کی صورتحال اچھی نہیں تو مرا کیوں ختم نہیں کرتے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا سیمینار سے خطاب۔ کہا، یہ نظام اب چلنے والا نہیں، بدلنا پڑے گا۔ اسلامی نظام ہی ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ملک میں انصاف کی بالادستی ہونی چاہیے۔ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ایک سال سے توانائی کے شعبے میں تحقیق اور مختلف چیزوں کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ 2-3 سال سے بجلی کی طلب میں کمی واقع ہوئی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا انرجی ورکشاپ سے خطاب۔ کہا، آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ شمسی توانائی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار۔ تربت میں پارہ 48 اور حیدرآباد میں 46 ڈگری کو چھو گیا۔ ملتان 44، لاہور 43، پشاور 40 اور کراچی اسلام آباد میں 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں تیز ہواؤں کا راج، گرمی کی چھٹی ہو گئی۔ جڑواں شہروں میں بارش، ژالہ باری اور طوفان کا الرٹ۔ محکمہ موسمیات کا شہریوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ سوات کے بالائی علاقوں میں شدید ژالہ باری، موسم سرد ہو گیا۔ مردان شہر اور گردنواہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ بٹخلا شہر اور گردنواہ میں بھی بادل برسے۔ ہری پور اور گردنواہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ کے نہتے بے گھر افراد پر وحشیانہ بربریت جاری۔ ہسپتالوں، پناہ گاہوں اور خوراک لینے کی قطار میں کھڑے فلسطینیوں پر حملے۔ 24 گھنٹے میں مزید 64 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 54,249 ہو گئی۔ 1,23,492 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ جنوبی غزہ میں امداد کی تقسیم کے مقامات پر افراتفری کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوجیوں کی بھوکے لوگوں پر فائرنگ، 3 دنوں میں 10 افراد شہید۔ اسرائیلی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 22 غیر قانونی بستیوں کی منظوری دے دی۔ غزہ میں بچوں کا قتل عام، UN میں فلسطینی مستقل مندوب اشک بار۔ ریاض منصور سلامتی کونسل میں بریفنگ کے دوران تڑپ اٹھے۔